गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं योगेश गोस्वामी फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। स्टूडेंट, इससे पहले वाले वीडियो में हमने चतुष्फलकीय संरचना और अष्टफलकीय संरचना के लिए त्रिज्यानुपात का कैलकुलेशन किया था। आज हम पढ़ेंगे घनीय संरचना के लिए त्रिज्यानुपात की गणना। घनीय संरचना के लिए त्रिज्यानुपात R पॉजिटिव बटे R नेगेटिव की गणना। ठीक है स्टूडेंट, घनीय संरचना में घन के सेंटर में धनायन होता है और 8 कोनों पर 8 ऋणायन को रखा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, जैसे ये घनीय संरचना है, इस प्रकार से 8 कोनों पर 8 ऋणायन रखे गए हैं। सरल घनीय संरचना और सेंटर में एक धनायन है। यहां से एक फलक विकर्ण लिया, इसके ऊपर डाल दिया फलक विकर्ण विलंब, और ये इस प्रकार से इसको हम मान लेते हैं O, इसको P मान लेते हैं। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, इसको E मान लेते हैं, F और G और H। ठीक है स्टूडेंट, 8 कोनों पर 8 ऋणायन है और सेंटर में एक धनायन है। ठीक है स्टूडेंट, हमें धनायन की त्रिज्या, घनीय संरचना के लिए धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या का अनुपात पढ़ना है। तो सबसे पहले त्रिभुज OPD में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग OD का वर्ग बराबर OP का वर्ग प्लस में PD का वर्ग। ठीक है स्टूडेंट, OD जो है ये इसमें धनायन भी है और ऋणायन के बीच की डिस्टेंस है, तो धनायन की त्रिज्या प्लस में ऋणायन की त्रिज्या का वर्ग। OD की बात हो रही है, यहाँ ऋणायन है और यहाँ एक धनायन है, तो ऋणायन की त्रिज्या प्लस में धनायन की त्रिज्या हो जाएगा। OP निकालेंगे प्लस में PD। ठीक है स्टूडेंट, OP जो होता है OP ये आधा होता है DF के, OP आधा है DF के। ठीक है स्टूडेंट, और DF जो है इसका मान, इसमें दो गोले आ जाते हैं, एक गोला यहाँ रखा है, एक गोला यहाँ। एक गोले की त्रिज्या R नेगेटिव, दूसरे गोले की त्रिज्या ये कवर करेंगे, हमने छोटे बना दिए, इतना कवर करेगा गोला, दूसरा गोला इतना कवर करेगा। इस वाले गोले की त्रिज्या R नेगेटिव और इस वाले गोले की त्रिज्या R नेगेटिव, तो DF बराबर होगा 2R नेगेटिव के। 1/2 DF जो है उसमें 2R नेगेटिव आ जाएगा, तो 2 से 2 खत्म, ये आ गया R नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट, तो OP का मान है R नेगेटिव। हम PD का मान निकालेंगे, PD, क्योंकि हमें ये फॉर्मूले में मान रखने हैं OP और PD के। PD का मान निकालेंगे, PD जो होता है, PD आधा होता है AD का, PD आधा होता है AD का, तो PD आधा है AD का, तो 1/2 AD क्या है, कर्ण है, AD कर्ण है, तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग DC का वर्ग प्लस में AC का वर्ग। तो AD आ रहा है, स्क्वायर नहीं है तो रूट लगा देंगे। AD बराबर, AD स्क्वायर होता तो DC का वर्ग प्लस में AC का वर्ग, लेकिन AD इस पर स्क्वायर नहीं है तो रूट आ जाएगा, वहां चला जाएगा। तो AD बराबर लिख सकते हैं आधार का वर्ग यानी कि DC का वर्ग प्लस में AC का वर्ग। ठीक है स्टूडेंट, AD जो है कर्ण है AD, और ये बराबर है आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग। ठीक है स्टूडेंट, या 1/2 रूट DC बराबर है, इसमें 2 ऋणायन है, इस वाले ऋणायन, ये ऋणायन इतना कवर करेगा और ये ऋणायन इतना कवर करेगा, R नेगेटिव और R नेगेटिव, 2R नेगेटिव प्लस में AC, यहां पर भी 2 ऋणायन, 2 गोले हैं, 2 ऋणायन है, तो R नेगेटिव, एक ऋणायन की त्रिज्या R नेगेटिव, दूसरे ऋणायन की त्रिज्या R नेगेटिव, तो 2R नेगेटिव का स्क्वायर। तो PD बराबर ये आ जाएगा 1/2, 2 दूनी 4 R नेगेटिव स्क्वायर, 2 दूनी 4 R नेगेटिव स्क्वायर, या PD बराबर 8, 4 और 4 8, R नेगेटिव स्क्वायर
इसको हम लिख सकते हैं 4 को 4 गुणा में 2 r नेगेटिव स्क्वायर, ठीक है। 4 दूनी 8 लिख सकते हैं 8 को, या हम 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2 आएगा, 2 को बाहर ले लेते हैं, r नेगेटिव स्क्वायर का रूट हो लिया, ये आ गया r नेगेटिव और बचा √2, रूट 2 का अंडर रूट √2, ठीक है स्टूडेंट। 2 से 2 खत्म, तो PD बराबर आ जाएगा √2 r नेगेटिव, ठीक है। ये PD का मान आ गया हमारे पास, OP का मान हमने r नेगेटिव निकाल लिया, PD का मान √2 r नेगेटिव आ गया। अब ये मान रख देंगे हम इस वाली समीकरण में, मान रख देंगे, हमारे पास ये मान आ चुके हैं, इस वाली समीकरण में मान रखेंगे। यहाँ सॉल्व कर देता हूँ मैं स्टूडेंट, इसमें मान रखेंगे हम, तो OD बराबर है r पॉजिटिव प्लस r नेगेटिव का वर्ग, OP का मान हमारे पास आ गया r नेगेटिव का वर्ग प्लस में PD का मान है √2 r नेगेटिव का वर्ग, r नेगेटिव का वर्ग स्क्वायर से रूट खत्म, तो 2r नेगेटिव का वर्ग, r पॉजिटिव प्लस r नेगेटिव का वर्ग, ये आ जाएगा 2 और 1 3 r नेगेटिव का स्क्वायर, ये स्क्वायर वहाँ जाएगा, तो r पॉजिटिव प्लस में r नेगेटिव बराबर ये हो जाएगा √3 गुणा में r नेगेटिव, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर ये r नेगेटिव वहाँ करें ले जाएंगे, पक्षांतरण करेंगे, तो r पॉजिटिव बराबर √3 r नेगेटिव माइनस r नेगेटिव, या r पॉजिटिव बराबर r नेगेटिव कॉमन ले लिया, तो आ गया √3 माइनस 1, ये इस r नेगेटिव नीचे लेके आते हैं, तो यह जाएगा r पॉजिटिव बटे में r नेगेटिव, इसको नीचे ले आए, तो √3 का मान होता है 1.732 माइनस 1, ये आ जाएगा 0.732, ठीक है स्टूडेंट। ये घनी संरचना के लिए त्रिज्यानुपात का मान आ गया, ठीक है। वही हमारे पास फॉर्मूला है, हमने पहले PD का मान निकाल लिया, PD आधा 1/2 का जो संरचना हमने बनाई थी, PD का मान आ गया हमारे पास, ठीक है। AD जो है वो कर्ण है, AD स्क्वायर होता तो हम ये स्क्वायर रूट नहीं लगाते, लेकिन AD है तो √d आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग, इनके मान दे रखे हैं 2r नेगेटिव 2r नेगेटिव 4r नेगेटिव स्क्वायर 4r नेगेटिव स्क्वायर, 4 और 4 को जोड़ लिया 8r नेगेटिव स्क्वायर, 4 को लिखा 4 गुणा में 2 और r नेगेटिव स्क्वायर, 4 का रूट आता है 2, 2 को बाहर ले लिया √2 और r नेगेटिव स्क्वायर का जो रूट निकालेंगे तो r नेगेटिव, इस प्रकार से हमने PD का मान निकाल लिया √2 r नेगेटिव, वो वैल्यू हमने रख दी फॉर्मूले में, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग, ठीक है स्टूडेंट। इस प्रकार से हमने वैल्यू निकाल के धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या का अनुपात निकाल लिया 0.732, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद स्टूडेंट ये तो हमने अष्टफल की, चतुष्फल की और घनी संरचना के लिए त्रिज्यानुपात का मान निकाला है। अष्टफल के लिए निकाला था हमने 0.414, चतुष्फल के लिए निकाला था 0.225 और घनीय के लिए निकाला है 0.732। ये वैल्यू तुम्हें याद रखनी है स्टूडेंट, ठीक है। अब आगे चलते हैं, 1-2 न्यूमेरिकल करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन है जैसे एक घनीय SCP संरचना है, षटकोणीय जालक संरचना है और वो A और B दो परमाणुओं से मिलकर बनी है। एक घनीय षटकोणीय जालक संरचना A और B परमाणुओं से मिलकर बनी है। B परमाणु की जो व्यवस्था है SCP में है, B परमाणु SCP में व्यवस्थित है और A परमाणु का 2/3 भाग चतुष्फल की रिक्तियों में व्यवस्थित है। तो हमें उस क्रिस्टल संरचना का सूत्र निकालना है। B परमाणु SCP में है और A परमाणु का 2/3 भाग चतुष्फल की रिक्तियों में व्यवस्थित है, तो हमें उस क्रिस्टल का सूत्र निकालना है, ठीक है स्टूडेंट। जैसे ये है षटकोणीय जालक संरचना, और बीच में त्रिभुज आ जाता है, हमने पढ़ा था ABA पैटर्न।
इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया इस प्रकार से, इसको इससे जोड़ दिया, इसको ये, तो ए बी ए षटभुज, सीधा त्रिभुज, सीधा षटभुज, ए बी ए पैटर्न। अब स्टूडेंट ये जो षटभुज के 6 कोने हैं, यहाँ पर 6 कण हैं, ऐसे ही इस वाले षटभुज के 6 कोनों पर 6 कण हैं। तो HCP में या षटकोणीय जालक संरचना में कणों की संख्या जो होगी, टोटल कणों की कुल संख्या वो निकलती है 12 कण हैं, 12 कोने हैं, इनका 1/6 हिस्सा प्राप्त होगा। वो समझाऊंगा मैं अभी कैसे। ये जो है ये किसी भी अन्य मात्र कोष्ठिका, त्रिभुज के ये 3 कोने कण, त्रिभुज के ये 3 कण किसी अन्य मात्र कोष्ठिका से टच नहीं कर रहे, तो इसका पूरा का पूरा हिस्सा इसी को प्राप्त होगा, इसी षटकोणीय जालक संरचना को प्राप्त होगा, क्योंकि ये किसी से टच नहीं कर रहे, ये सेंटर में अंदर है, अधर में है, अंदर है, किसी को टच नहीं कर रहे, तो इनका पूरा का पूरा हिस्सा इसी को प्राप्त होगा। ये वाला जो कण है फलक के सेंटर में है, तो 2 कण, एक ये वाला और एक ये वाला फलक के सेंटर में है, तो फलक के सेंटर में जो कण होता है इसके जस्ट पीछे एक षटभुज होगा, तो इसका आधा हिस्सा इस वाले षटभुज को प्राप्त होगा और इसका दूसरा आधा हिस्सा दूसरे षटभुज को जो इसके पीछे है, तो इसका आधा हिस्सा प्राप्त होगा। और ये वाले जो कण हैं इनका 1/6 हिस्सा प्राप्त हो रहा है जो षटभुज के कोनों पर हैं। कैसे? ये 12 कण हैं, 6 ऊपर वाले में, 6 नीचे वाले में, तो इनका 1/6 कैसे प्राप्त हो रहा है? देखो स्टूडेंट, इसको समझो। जैसे ये ग्रेफाइट की संरचना आपने पढ़ी होगी, इस प्रकार से होती है। ये कण है और ये 3 षटभुज हैं, इसका 1/3 भाग इसको, 1/3 इसको, 1/3 इसको, 3 मात्र कोष्ठिकाओं में डिवाइडेड है इसका। तो ये एक संरचना हो गई। जस्ट इसके ऊपर 3 और षटभुज आ जाएंगे, इसके ऊपर भी एक षटभुज चढ़ जाएगा, इसके ऊपर भी एक षटभुज बिल्कुल एग्जैक्ट इसको ढकेगा और एक इसको ढकेगा, यानी ये की यूं का यूं संरचना एक और इसके ऊपर आ जाएगी, अध्यारोपित करेगी। तो 3 तो ये है ही षटभुज इकाइयां, हेक्सागोनल यूनिट 3 है, 3 इनके जस्ट ऊपर आएंगी जो इसको ढकेंगी, अध्यारोपित करेंगी पूर्ण रूप से। तो इस कण का जो भाग है कितनी मात्र कोष्ठिकाओं में डिवाइड हो रहा है या सहभाजित हो रहा है? 1, 2, 3 और 3 जस्ट इनके ऊपर है, बिल्कुल इनको ढक रही है, दिखाई नहीं दे रही हैं। तो इस कण का 1/6 हिस्सा प्राप्त होगा इस मात्र कोष्ठिका को। ठीक वैसे ही है, तो 12 कण है, इनका 1/6 हिस्सा प्राप्त होगा, क्योंकि 3 मात्र कोष्ठिकाएं या 3 षटभुज नीचे हैं और 3 षटभुज जस्ट ऊपर है। तो 3 और 3 6 हो गए, तो इसके 6 हिस्से होंगे, यानी 12 कणों के 6 हिस्से हो जाएंगे। 12 कणों का 1/6 हिस्सा प्राप्त होगा। तो कुल कणों की संख्या कितनी हो गई? 6 दूनी 12, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, तो 2 प्लस में 3 प्लस में 1 बराबर टोटल कणों की संख्या होगी एससीपी में या हेक्सागोनल क्लोजर पैक स्ट्रक्चर में, षटकोणीय जालक संरचना में कणों की कुल संरचना संख्या 6। तो बी परमाणु एससीपी व्यवस्था में है, तो बी परमाणु की संख्या हो गई, पी परमाणुओं की संख्या ये हो गई स्टूडेंट 6। अब ए परमाणु जो है वो उनका 2/3 भाग चतुष्फल की रिक्तियों में, तो पहले हम चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या निकाल लेते हैं। चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या बराबर हम जानते हैं मात्र कोष्ठिका में कणों की संख्या का दुगुना होता है। तो मात्र कोष्ठिका एससीपी में कुल कणों की संख्या 6 है, तो इसका दुगुना होगा चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या, तो 12। तो चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या 12 हो गई। तो ए परमाणुओं की संख्या निकालनी है, तो ए परमाणुओं की संख्या, ए परमाणु का 2/3 भाग चतुष्फल की रिक्तियों में है और चतुष्फल की रिक्तियां हैं 12। तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, तो ए परमाणु की संख्या हुई 8। अब हमने बी परमाणु की संख्या निकाल ली 6, ए परमाणु की संख्या निकाल ली 8, तो सूत्र आ जाएगा ए परमाणु की संख्या है 8, बी परमाणु की संख्या है 6, तो 2 चौके 8 और 2 तिया 6, तो सूत्र आ जाएगा A4 और B3, ये सूत्र आ जाएगा A4 B3। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने क्रिस्टलीय सूत्र निकाल लिए, उस पदार्थ का सूत्र निकाल लिया क्रिस्टलीय ठोस का। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। दोबारा सुने, हमारे पास
एससीपी में बी परमाणु की व्यवस्था एससीपी में है, ए परमाणु का 2/3 भाग चतुष्फल की रिक्तियों में है। एससीपी में कुल कणों की संख्या निकाल ली, कुल षटभुज के 6 कोने ये है, 6 कण विद्यमान है और 6 ये हैं, और प्रत्येक कण का 1/6 हिस्सा प्राप्त हो रहा है। मैंने समझा दिया, क्योंकि जो ग्रेफाइट की संरचना बनती है इस प्रकार से, इस कण ये कण 3 मात्र कोष्ठिकाओं में डिवाइड हो रहा है, और 3 ऐसी षटभुज ऊपर है जस्ट इसके ऊपर, तो 3 ये और 3 इनके ऊपर है, तो इस कण का 1/6 हिस्सा प्राप्त होगा एक मात्र कोष्ठिका को। तो 12 कोने हैं, उनका 1/6 हिस्सा, और ये 3 कण किसी को ढक नहीं रहे, स्पर्श नहीं कर रहे, इनका पूरा का पूरा हिस्सा मिलेगा। और ये जो सेंटर के फलक के सेंटर में जो कण है इसका आधा हिस्सा मिलता है हमेशा। तो इस प्रकार से कणों की संख्या निकाली हमने 6। बी परमाणु की संख्या हमारे पास 6 आ गई। ए परमाणु चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या मात्र कोष्ठिका में कुल कणों की संख्या का दुगना होती है, तो 6 दूनी 12। ए परमाणु की संख्या 2/3 हिस्सा चतुष्फल की रिक्तियों में है, तो 2/3 12 गुणा में 12 ये 8 आ गया। ए परमाणु की संख्या भी आ गई, बी परमाणु की संख्या भी है। इस प्रकार से हमने क्रिस्टलीय ठोस का सूत्र निकाल लिया। ठीक है स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं एक न्यूमेरिकल और। जैसे हमारे पास एक तत्व का मोलर द्रव्यमान दे रखा है, क्वेश्चन है एक तत्व का मोलर द्रव्यमान है हमारे पास 2.7 गुणा 10⁻² किलोग्राम पर मोल। एक तत्व का मोलर द्रव्यमान दे रखा है जिसकी भुजा की लंबाई जो है 405 पिकोमीटर है, जिसकी भुजा की लंबाई से एक घनीय यूनिट सेल बन रही है। हमें एक तत्व का मोलर द्रव्यमान दे दिया जिसकी भुजा की लंबाई दे दी, उससे एक घनीय यूनिट सेल बन रही है या घनीय मात्र कोष्ठिका बन रही है। यदि इसका घनत्व D का मान 2.7 गुणा 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब घन मीटर हो, तो हमें उस मात्र कोष्ठिका का प्रकार बताना है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, हम जानते हैं घनत्व का सूत्र होता है मात्र कोष्ठिका का घनत्व, मात्र कोष्ठिका का घनत्व D बराबर Nm/E³ Na अवगाद्रो संख्या है, इसका मान 6.022 × 10⁻23 होता है। हमें कणों की संख्या निकालनी है पहले, उससे हमें पता पड़ेगा कि मात्र कोष्ठिका का प्रकार क्या है। अगर 4 है तो FCC, 2 है तो BCC, एक ही है तो सरल घनीय मात्र कोष्ठिका। तो हमें n निकालना है, n बराबर हो जाएगा DA³, इसको यहाँ ले आओ, और Na बटे में कैपिटल M। D हमारे पास दे रखा है 2.7 गुणा 10⁻³ और A³ 405 पिकोमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻−12 से गुणा करेंगे A³, क्योंकि 1 पिकोमीटर में 10⁻−12 मीटर होते हैं। तो 405 को मीटर में कन्वर्ट किया तो 405 गुणा 10⁻12, और Na का मान और रख देंगे 6.0 अवगाद्रो संख्या 6.022 गुणा 10⁻23 बटे में M मोलर द्रव्यमान आ गया 2.7 गुणा 10⁻²। ये हम कैलकुलेशन करेंगे तो कणों की टोटल संख्या आ रही है 4, तो ये FCC होगा। मात्र कोष्ठिका का जो प्रकार होगा वो FCC होगा, क्योंकि हम ये जानते हैं FCC में 8 कोने होते हैं, 8 कोनों पर 8 कण और 6 फलकों के सेंटर पर 6 कण। तो 8 कोनों का तो 1/8 हिस्सा प्राप्त होता है और 6 का 1/2, तो 8 × 8 और 2 × 6, तो टोटल कणों की संख्या कितनी आ गई 4। तो ये जो क्रिस्टलीय निकाय या जो मात्र कोष्ठिका होगी वो FCC होगी, फलक केंद्रित मात्र कोष्ठिका होगी। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन और है, किसी विश्लेषण द्वारा एक विश्लेषण किया गया तो निकेल ऑक्साइड का सूत्र ये पाया गया। ये निकेल ऑक्साइड का सूत्र है जिसमें निकेल की जो परसेंटेज है 0.98
और ऑक्सीजन का 1। ठीक है, ये विश्लेषण द्वारा निकिल ऑक्साइड का सूत्र पाया गया। तो इसमें निकिल आयनों का कितना भाग, निकिल आयनों का कितना अंश Na+2 एवं Na+3 के रूप में होगा, विद्यमान होगा। इसमें निकिल +2 भी है इसमें ही, और इसमें निकिल +3 भी है। तो कितना परसेंट तो निकिल +2 होगा और कितना परसेंट निकिल 3rd होगा, वो हमें ज्ञात करना है। तो हम पहले, तो सबसे पहले हम ये सॉल्व करते हैं इसको। ये हम मानते हैं कि निकिल ऑक्साइड जो है में निकिल और ऑक्सीजन का परमाणु अनुपात जो है वो बराबर है 1:1, क्योंकि निकिल में परमाणु 1, निकिल का 1 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु, तो 1:1। ठीक है स्टूडेंट, हम मानते हैं, माना इसमें निकिल +3, निकिल 3rd वाले परमाणु की संख्या जो है, परमाणुओं की संख्या जो है वो x है। तो टोटल निकिल परमाणु की संख्या कितनी है, 0.98। हमने x मान लिया निकिल +3 की संख्या, तो निकिल +2 की संख्या कितनी हुई, घटा देंगे। टोटल 0.98 है, तो 0.98 में से x घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, निकिल +2 बच जाएगा। जब हमने निकिल परमाणु की संख्या x मानी और टोटल क्या है निकिल परमाणु की संख्या 0.98, उसमें से +3 कितने x है, तो बाकी कितने बचेंगे, वो निकिल +2 होंगे, क्योंकि यही तो 2 हैं, तो x घटा देंगे। अब निकिल ऑक्साइड, चूंकि निकिल ऑक्साइड उदासीन प्रकृति का है, उदासीन प्रकृति का है, तो निकिल परमाणुओं पर कुल आवेश, परमाणुओं पर कुल आवेश बराबर, जितना प्लस है उतना ही माइनस है, तभी तो ये उदासीन है। प्लस का 2 माइनस का 2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, उदासीन। अगर ये +3 है और ऑक्सीजन -3 है, कैंसिल कर देंगे, उदासीन। तो निकिल परमाणु पर कुल आवेश बराबर होगा ऑक्सीजन परमाणु पर कुल आवेश, बराबर है तभी तो उदासीन है, न्यूट्रल है। जितना प्लस का है उतना ही माइनस का है, कैंसिल आउट कर देंगे, खत्म कर देंगे प्लस माइनस को, तो 0 बच जाएगा। तो जितना निकिल पर आवेश है उतना ही ऑक्सीजन पर आवेश, ऑक्सीजन पर कुल आवेश। निकिल में, निकिल 2 प्रकार के हैं, एक Na+3 है, एक Na+2 है। तो Na+3 पर सबसे पहले Na+2 पर आवेश है 2, तो 2 को गुणा करेंगे संख्या से, 0.98 माइनस x से गुणा करेंगे, क्योंकि Na+2 की संख्या कितनी है, 0.98 माइनस x। तो इस पर आवेश कितना होगा, कुल संख्या को आवेश से गुणा करेंगे, क्योंकि Na+2 पर आवेश कितना है 2, तो कुल आवेश ज्ञात करना है, तो 0.98 माइनस x को 2 से गुणा कर दिया, तो ये Na+2 पर कुल आवेश है। ऐसे ही निकिल +3 की संख्या है x, तो कुल आवेश कितना होगा, 3x को गुणा कर देंगे। जब संख्या x है और आवेश +3 है, तो निकिल +3 पर कुल आवेश कितना हो जाएगा, 3x, संख्या को उसके आवेश से गुणा कर देंगे। और ऑक्सीजन पर कुल आवेश, ऑक्सीजन का आवेश होता है 2, प्लस माइनस नहीं रखेंगे हम, ऑक्सीजन का आवेश होता है -2, तो हम माइनस वाला खेल नहीं रखेंगे, ऑक्सीजन का आवेश रखेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस नहीं रखा, वहाँ माइनस नहीं रखे, क्योंकि दोनों का आवेश बराबर है, प्लस ने माइनस को कैंसिल कर दिया। ऑक्सीजन पर आवेश है 2, इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो यह 1.96 माइनस में 2x प्लस में 3x बराबर 2, या 1.96 3x में से 2x गए, x बराबर 2, इसको सॉल्व करेंगे, x बराबर 2 माइनस में 1.96 बराबर आएगा 0.04। ये आ गया x का मान, x का मतलब निकिल +3 परमाणु की संख्या आ गई x, इतनी आ गई। अब हम क्या करेंगे, एक बार निकिल +3 का परसेंटेज निकालेंगे और एक बार निकिल +2 का परसेंटेज निकालेंगे। हमारे पास x का मान आ गया है 0.04। अब निकिल ऑक्साइड में निकिल +3 का परसेंटेज निकालेंगे, तो इसकी संख्या 0.04 बटे में कुल निकिल परमाणु की संख्या 0.98 है, परसेंटेज निकालने के लिए 100, तो ये आ जाएगा 4.08 परसेंटेज। ये है निकिल +3 की परसेंटेज निकिल ऑक्साइड में, और कुल 100 है, तो बाकी जो बचेगी वो निकिल +2 की परसेंटेज होगी। 100 माइनस 4.08, यह आ जाएगा 95.92%। ठीक है स्टूडेंट,
तो निकिल ऑक्साइड में निकिल प्लस 3 का परसेंटेज है 4.08 और निकिल ऑक्साइड में निकिल प्लस 2 की परसेंटेज है 100 है टोटल है, तो उसमें से 4.08 तो है निकिल प्लस 3, तो निकिल प्लस 2 कितना होगा 95.92% होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये यूनिट आपका फर्स्ट यही समाप्त होता है। कुछ प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट बॉक्स में डालो, कुछ न्यूमेरिकल से संबंधित कुछ आप भी सॉल्व करो, कुछ प्रॉब्लम्स आए कमेंट बॉक्स में डालो, समझो, पूछो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।